चैप्टर 4 क्लास 10th साइंस, जैसे हम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे कार्बन एवं उसके यौगिक। पिछले अध्याय में हमने अनेक ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम कुछ अन्य रोचक यौगिकों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम एक तत्व के रूप में कार्बन का भी अध्ययन करेंगे, जिसका हमारे लिए तात्विक एवं संयुक्त दोनों रूपों में अत्यधिक महत्व है। क्रियाकलाप 4.1 सुबह से अपने जिन वस्तुओं का उपयोग तथा परीक्षण किया हो उनमें से 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। इस सूची को अपने सहपाठियों द्वारा अपनाई गई सूची के साथ मिलाइए तथा सभी वस्तुओं के साथ में दी गई सारणी में वर्गीकृत कीजिए। एक से अधिक सामग्रियों से बनी वस्तुओं को सारणी में उपयुक्त स्तंभों में लिखिए। ये सारणी आपको ऐसे करके बनाने के लिए उन्होंने कहा है। आपके द्वारा भरी हुई उपयुक्त सारणी के अंतिम वस्तुओं में आने वाली वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। आपके शिक्षक आपको बताएंगे कि इनमें से अधिकांश वस्तुएं कार्बन के यौगिकों से बनी हैं। इसका परीक्षण करने के लिए क्या आप में से कोई विधि अपना सकते हैं? कार्बन से युक्त यौगिक को जलाने पर क्या उत्पाद मिलेगा? क्या आप इसकी पुष्टि करने वाले किसी भी परीक्षण को जानते हैं? आपके द्वारा सूचीबद्ध की गई भोजन, कपड़े, दवाओं, वस्तुओं, पुस्तकों आदि अनेक वस्तुएं इस सर्वतोमुखी तत्व कार्बन पर आधारित होती है। इसके अतिरिक्त सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं। भूपर पट्टी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होती है। भूपर पट्टी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में इसकी जो उपस्थिति है, तो इसको हमें याद कर लेना है कि भूपर पट्टी में खनिजों के रूप में उपस्थित है और वो कौन कौन से खनिज हो सकते हैं नाम दिए गए हैं और आपके पास ही 0.02% है। इसको हमें याद कर लेना है। तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपस्थित है। इसको भी हमें याद कर लेना है। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद भी इस अध्याय में हम कार्बन के गुणों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण कार्बन महत्वपूर्ण है। 4.1 कार्बन में आबंध, सहसंयोजी आबंध। पिछले अध्याय में हमने आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों का अध्ययन किया है। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कुछ होते हैं तथा ये विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों में आबंध की प्रकृति इन गुणधर्मों की व्याख्या करती है। जैसा कि हमने अध्याय 2 में देखा था, अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत सुचालक नहीं होते हैं। उपर्युक्त यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक जो कि आयनिक यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक की तुलना में काफ़ी कम होते हैं। अध्याय 3 के आंकड़ों सारणी 4.1 के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं है, चूंकि अधिकांशतः ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये जो सारणी आपको दिखाई गई है, इस सारणी को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर इस सारणी में कार्बन के यौगिकों के कुछ गलनांक और क्वथनांक दिए गए हैं। यौगिक है आपके पास, गलनांक और क्वथनांक है। एसिटिक एसिड है जिसका 293 है। इसी प्रकार से हम लोगों को जो है क्या नाम है, यहाँ पर एथेनॉल का याद कर लेना है। तो एथेनॉल का गलनांक और क्वथनांक याद कर लेना है। ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर के लिहाज से, इसको हमको याद कर लेना है। इन यौगिकों के आबंध से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती। कक्षा 9 में हमने विभिन्न तत्वों की संयोजकता, क्षमता एवं संयुक्तता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर इनकी निर्भरता के बारे में अध्ययन किया है। अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन के परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करेंगे? कार्बन में कितने संयोजकते इलेक्ट्रॉन होते हैं? हम जानते हैं कि बाहरी कोश को पूरी तरह से भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। आयनिक यौगिकों वाले बनने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके उनका ह्रास करके इन्हें से प्राप्त कर लेते। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने तक खोने की आवश्यकता होती है। यदि इन्हें इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या खोना, ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C- ऋणायन बना देता है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना
मुश्किल हो जाता है। तो ये उसको धारण कर पाने में मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे जो है क्या नाम है, पहले से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन है, लेकिन अब जो है क्या नाम है, उसके 4 और लेने से इसके पास 10 तो इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन अभी प्रोटॉनों की संख्या 4 ही है, तो जिसके कारण ये उसको धारण कर पाने में मुश्किल होती है। सेकंड पॉइंट पे हम क्या देखते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर प्लस धनायन बना लेता है, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 इलेक्ट्रॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाते के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यदि वो अपने में से जो है क्या नाम है 4 इलेक्ट्रॉनों को देता है, तो उसको बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा को व्यय करना पड़ता है, जो उसके लिए करना थोड़ा मुश्किल होता है। कार्बन अपने अन्य परमाणुओं के अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संयोजित साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक अन्य तत्वों में इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने के अणुओं को निर्माण करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है, इन दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश के ही होते हैं तथा इसके फलस्वरूप दोनों परमाणु उत्कृष्ट गैसों को प्राप्त करते हैं। कार्बन के यौगिकों की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने कुछ अन्य अणुओं को समझते हैं। परमाणु संख्या 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजकता तो क्या होगी। इलेक्ट्रॉन क्लोरीन द्विपरमाणु अणु क्लोरीन बनाती है। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं? यदि याद रखिए कि केवल संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉनों को ही चित्रित करने की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच द्विआबंध बनाना दिखाई देता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु के एल कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है तथा इसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणुओं के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, जिसमें हमें चित्र 4.3 के अनुसार संरचना प्राप्त होती है। ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा प्रदान करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों के 2 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसी 2 परमाणुओं के बीच द्विआबंध बनना कहते हैं। क्या आप जल के अणु को चित्रित कर सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन के एक अणु एवं हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच आबंध की प्रकृति को दर्शाया गया? इस अणु में आबंध है अथवा द्विआबंध है। नाइट्रोजन के 2 परमाणु अणु में कैसा आबंध होगा? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजन क्षमता क्या होगी? अष्टक प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों के एक अणु में नाइट्रोजन का प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के 3 सहभागी युग्म बनते हैं। इन दो परमाणुओं के बीच त्रिआबंध कहा जाता है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों की बिंदु संरचना तथा इसके त्रिआबंध को चित्र 4.5 के अनुसार दर्शाया गया है। अमोनिया के अणु का सूत्र NH3 है। क्या आप इसे अणु के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं जिसमें दर्शाया गया कि कैसे भी 4 परमाणुओं के उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त हुई है? इन परमाणुओं में एक द्विआबंध तथा त्रिबंध कौन सा आबंध होगा? अब हम मेथेन को देखते हैं, जो कार्बन का एक यौगिक ईंधन के रूप में मेथेन का अधिक उपयोग किया होता है तथा यह बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख घटक है। यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक है। मेथेन का सूत्र CH4 होता है। जैसा कि आप जानते हो, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, कार्बन की संयोजकता 4 है, क्योंकि इसमें 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैसीय विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन के इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है, जैसा कि चित्र 4.4 में दर्शाया गया है। इस प्रकार के 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की युग्म की साझेदारी द्वारा इसको पूरा बनने वाले आबंध से सहसंयोजक कहलाते हैं। सहसंयोजक वाले परमाणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इसका अंतरा अणुक बल दुर्बल होता है। फलस्वरूप इन यौगिकों के क्वथन गलनांक कम होते हैं। चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो और आवेशित कण बनते हैं। समानतः ऐसे सहसंयोजी आबंध वैद्युत यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन के अपर रूप के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रकृति में कार्बन तथा विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूप में पाया जाता है। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बनते हैं। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंध के तरीके को आधार पर ही इनमें अंतर होता है। हीरे में कार्बन तथा परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। यह एक द्विआमीय संरचना है। ग्रेफाइट के कार्बन में प्रत्येक परमाणु आबंध के कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिससे षटकोणीय व्यूह मिलता है। इनमें से एक आबंध
जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे से व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पर हीरे की संरचना को दर्शाया गया, यहाँ पर ग्रेफाइट की संरचना को दर्शाया गया है। इन दो विभिन्न संरचनाओं के आधार पर हीरे एवं ग्रेफाइट की भौतिक अवस्था के बारे में विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरे एवं ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म उत्पन्न हो जाते हैं, जबकि इसके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। हीरा एक अब तक का एक ज्ञात सबसे अधिक कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना एवं फिसलनशील होता है। पिछले अध्याय में आपने जिन धातुओं के बारे में अध्ययन किया है, इसके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। शुद्ध कार्बन के अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचयित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ये संश्लेषित हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्य ये प्राकृतिक हीरे में अभेदनीय होते हैं। फ्लोरीन कार्बन का अपर रूप व अन्य वर्ग है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई थी, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित किए गए थे, चूँकि अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए थे। जियोडेस्किक गुंबद के समान लगते थे, इसीलिए इस अणु को फ्लोरीन नाम दिया गया। तो आइए हम अपनी नोटबुक में देखते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। तो कार्बन की सर्वोतमुखी प्रकृति। विभिन्न तत्वों एवं यौगिकों में हमने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा संयोजी आबंध का निर्माण देखा है। हमने सरल कार्बन यौगिक मीथेन को संरचना भी देखी। अध्याय के आरंभ में हमने देखा कि कितनी वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है। वस्तुएं हम स्वयं भी कार्बन के यौगिक से बने हुए हैं। हाल ही में रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन यौगिकों की गणना की गई है, जो लगभग कई मिलियन आंकी गई है। अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या उन सबसे कहीं अधिक है। ऐसा क्यों है? यह गुणधर्म केवल कार्बन में ही मिलता है, किसी भी तत्व में नहीं। सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन के दो कारक देखे जा सकते हैं। पहला है कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को ही श्रृंखलन कहते हैं। तो ये हमें कैटिनेशन या श्रृंखलन याद कर लेना है, ये हमारे इम्पोर्टेंट है। तो इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला कार्बन का विभिन्न श्रृंखलाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित करना भी पाया जाता है। साथ ही कार्बन के परमाणु एक ही द्वि तथा त्रिआबंध से जुड़े हो सकते हैं। कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहते हैं। द्विआबंध या त्रिआबंध से जुड़े कार्बन के यौगिकों का संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। कार्बन के यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, वह किसी तत्व में नहीं मिलता है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है, जिनमें 7 या 8 परमाणुओं की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, अतः यह स्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। सेकेंड नंबर पे, चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य संयोजी तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर निर्भर करता है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट आए हैं। सबसे पहले पर श्रृंखलन आया है। तो कार्बन क्या करता है? अपने कार्बन परमाणु से जुड़ता है। ये कार्बन है, ये आपके पास कार्बन है, और ये अपने ही कार्बन परमाणुओं से जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखलाओं के क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, लंबी लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से जो कार्बन है, कार्बन की एक सर्वोत्तम प्रकृति क्या है? कार्बन अपने ही चारों दिशाओं में जुड़ सकता है। इधर भी कार्बन जुड़ सकता है। तो देखिए, कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन, एक इधर जुड़ गया, इधर जुड़ गया। तो कार्बन, इसी कारण से इसके 2 गुणों को हमें जरूर याद रखना है। एक श्रृंखलन क्या है, और ये चतुस्संयोजनकर्ता अर्थात चतुष्फलक होता है। तो यौगिक बनाते हैं, फलस्वरूप विशेष यौगिक बनाते हैं जो एक अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर निर्भर करता है। अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए अत्यंत प्रबल होते हैं। ये यौगिक अतिशय रूप में स्थायी होते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण एक छोटा आकार भी होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहते हैं। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं।
एक देखिए, आइए जानते हैं, डू यू नो में हम लोग देखते हैं कार्बन यौगिक। कार्बन में पाए जाने वाले 2 विशिष्ट लक्षणों, चतुस्संयोजन जिसके बारे में मैंने आप लोगों से कहा है कि आपको याद कर लेना है, और एक आपके पास श्रृंखलन, ये दोनों भी पेपर में पूछे जाते हैं। बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण होता है। अनेक यौगिकों के कार्बनिक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था तथा यह समझा गया था कि एक कार्बन यौगिक अथवा कार्बन यौगिकों में केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। अर्थात यह माना गया था कि उनके संश्लेषण के लिए एक जीवन शक्ति आवश्यक थी। 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनिया साइनेट से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित किया, लेकिन कार्बाइड, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बन यौगिकों का अध्ययन अभी भी कार्बन रसायन के अंतर्गत आता है। तो ये हमें याद कर लेना है इनके नाम को भी। आइए हम आगे देखते हैं 4.2.1 संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक। मेथेन की संरचना हम पहले ही समझ चुके हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक मेथेन है, जिसका सूत्र C2H होता है। सरल कार्बन यौगिकों की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं को एक आबंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है तथा फिर कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए निम्न चरणों में एथेन की संरचना को प्राप्त किया जाता है। के सभी चरणों को मैं एक में ही समझा देता हूँ। जैसे हम लोग C2H6 को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, कार्बन की जो है क्या नाम है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के आपके पास जो है क्या नाम है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हमने दर्शा दिया, और एक इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पर दर्शा दिया, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दर्शा दिया, और एक इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पर दर्शा दिया। ऐसे ही एक दूसरा भी कार्बन होगा, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, इस हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे इस हाइड्रोजन के पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए इसको क्रॉस के द्वारा दर्शा देते हैं। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों आपस में ज्वाइंट होने के लिए, सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए यूज करेंगे, एकल बंध बनने के लिए यूज करेंगे। एक और हाइड्रोजन होगा आपके पास, इसके पास भी एक सिंगल बॉन्ड होगा। एक हाइड्रोजन और होगा, इसके पास भी अपना सिंगल बॉन्ड होगा। एक हाइड्रोजन आपके पास और होगा, इसके पास भी अपना सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये क्या करेगा, इसके संग एकल आबंध से जुड़ जाएगा, और इधर की साइड में ये हाइड्रोजन भी अपने संग जो है क्या नाम है, सिंगल बॉन्ड के संग जुड़ जाएगा। और इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन भी अपने सिंगल बॉन्ड के संग जुड़ जाएगा। ये हाइड्रोजन भी ऐसे जुड़ जाएगा, ये सभी हाइड्रोजन से ऐसे जुड़ जाएंगे सिंगल बॉन्ड के संग। ये कार्बन अपनी जो है संयोजकता को पूरा करने के लिए वो जो है इनके संग एक गोल घेरे का निर्माण कर लेगा, और इसी प्रकार से ये वाला कार्बन भी अपने उसको पूरा करने के लिए इस प्रकार से अपने अष्टक को पूरा कर लेगा। और तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सभी के सभी जो है क्या नाम है, हाइड्रोजन के कोष फुल हो गए हैं, और कार्बन के भी 4.2.2 श्रृंखलाएं, साकेत एवं वलय। पिछले खंड में हमने क्रमशः 1, 2, 3 कार्बन परमाणु वाले कार्बन यौगिकों मेथेन, एथेन, प्रोपेन की चर्चा की। कार्बन परमाणु की इस प्रकार की श्रृंखलाओं में 10 कार्बन परमाणु हो सकते हैं। इनमें से 6 के नाम तथा संरचनाएं सारणी 4.2 में दी गई है। सारणी 4.2 में कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के सूत्र, कार्बन परमाणुओं की संख्या, नाम, सूत्र और संरचना। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे, पहले नंबर पर मेथेन है और इसका सूत्र है CH4, और यहाँ पर मेथेन आपके पास ज्वाइंट करके दिखाया गया है। तो जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था, मान लीजिए ये कार्बन है, इस कार्बन का अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, और एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा। और इसी प्रकार से हाइड्रोजन के पास, प्रत्येक के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इस हाइड्रोजन के पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, और इस हाइड्रोजन के पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, और इस हाइड्रोजन के पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन अपने कोष को फिल कर लेता है, ये हाइड्रोजन अपने कोष को, ये अपने कोष को, और ये अपने कोष को, और कार्बन इन सब के जोड़ करके अपने कोष को पूरा कर लेता है। ये इसको जो हम लोग जब लकीरों के द्वारा, इसको द्वारा बिंदुओं के द्वारा दर्शाते हैं तो इसे बिंदु संरचना कहते हैं। और जब हम लोग जो है क्या नाम है, इसको
इसको जो है क्या नाम है लकीरों के द्वारा दर्शाते हैं, तो इसे हम लोग संरचना कहते हैं। तो ऐसे ही हम लोग जो है एथेन की भी बना सकते हैं, प्रोपेन की भी बना सकते हैं। तो इन सभी की हम लोग अपनी ऐसे ही ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इन सभी को हम लोग अपनी कॉपी में बनाकर देखेंगे। किंतु आइए हम अपने ब्यूटेन पर पुनर्विचार करें। यदि हम 4 कार्बन परमाणुओं से कार्बन कंकाल बनाए तो हमें क्या पता चलता है कि 2 विभिन्न कंकाल बन सकते हैं। तो हाँ, हमारे पास 2 संभावित कंकाल बन सकते हैं, एक सीधी श्रृंखला के रूप में, एक इसको हम लोग इस प्रकार से खंडित कर सकते हैं। स्थान पर हाइड्रोजन भरने से निम्नलिखित प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है क्या नाम है C4H10 मीथेन ब्यूटेन का आपको सूत्र दिया गया है। इसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है और दूसरे प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। हम देखते हैं कि इन दोनों संरचनाओं में एक ही सूत्र है, समान आणविक सूत्र, लेकिन विभिन्न संरचनाएं वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। तो ये आपके पेपर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे कर लीजिए कि आपसे पूछा जाता है कि संरचनात्मक समावयन क्या है। तो इसको आप याद कर लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है, आपके पास दोनों संरचनाओं में सूत्र जो होगा समान होगा, लेकिन इनको प्रदर्शित करने का जो तरीका होगा संरचनाओं का वो अलग अलग होगा। तो उसे ही हम लोग जो है क्या नाम है संरचनात्मक समावयन कहते हैं। सीधी एवं शाखित कार्बन श्रृंखलाओं के अतिरिक्त कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन का सूत्र C6H12 है तथा इसकी संरचना निम्न है। साइक्लोहेक्सेन को आपको दर्शाया गया है, साइक्लोहेक्सेन को बनाकर दिखाया गया है। तो इसको आप लोग बना सकते हो एकल बॉन्ड के संग नहीं, मैं बना के दिखा दूंगा आपको। क्या आप साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं? सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला तथा चक्रीय कार्बन यौगिक सभी संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं, जैसे बेंजीन का फॉर्मूला भी याद कर रखिए आप, ये भी आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी हमें याद कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं। बेंजीन का जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, बेंजीन का फॉर्मूला हमारे पास है C6H6 है हमारे पास। इसको बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि जब हम किस साइक्लिक प्रोसेस को हम लोग इसके कर रहे हैं, जब हम लोग इसके साइक्लिक प्रोसेस को कर रहे हैं, तो साइक्लिक प्रोसेस करते समय हम लोगों को ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि पहली बार एक बार सिंगल बॉन्ड को जोड़ना है, फिर डबल बॉन्ड जोड़ना है, फिर हमें सिंगल बॉन्ड जोड़ना है, फिर डबल बॉन्ड जोड़ना है, फिर हमें सिंगल बॉन्ड जोड़ना है, फिर हमें डबल बॉन्ड जोड़ना है। तो इस प्रकार से बेंजीन को हम लोग बना सकते हैं। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यहाँ पर से आपके पास हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन भी आ गई है। इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। जो संतृप्त होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संतृप्त वाले को हम लोग एल्केन बोलते हैं। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उन जिनमें एक या एक से अधिक या फिर दोहरे आबंध होते हैं उन्हें हम एल्कीन बुलाते हैं। और जिसमें त्रिबंध होते हैं उसे हम लोग एल्काइन बुलाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आगे। और 4.2.3 मुझसे दोस्ती करोगे, कार्बन अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व है। अभी तक हमने कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों की चर्चा की है, लेकिन कार्बन अन्य तत्व जैसे हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक से अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित कर देता है कि कार्बन की शक्ति संतुष्ट रहती है। यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहा जाता है। तो हम विषम परमाणु को भी याद कर लेंगे। यह विषम परमाणु कुछ प्रक्रियात्मक समूहों में उपस्थित होते हैं, जैसा कि चित्र सारणी 4.3 में दिया गया है। यह विषम परमाणु और वे प्रक्रियात्मक समूह जिनमें यह उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान कर देते हैं। तो यह गुण जो कार्बन की श्रृंखलाओं में लंबे और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते हैं, फलस्वरूप यह प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो प्रक्रियात्मक समूह को भी हमें याद कर लेना है। सारणी 4.3 में कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक समूह दिए गए हैं। एकल रेखा के द्वारा समूह की मुक्त संयोजकता तथा अथवा संयोजकता दर्शाई गई हाइड्रोजन के एक या अधिक अणुओं को प्रतिस्थापित करके इस संयोजकता के द्वारा प्रक्रियात्मक समूह कार्बन
श्रृंखला से जुड़ जाते हैं। कार्बन यौगिकों में कुछ प्रक्रियात्मक समूह, विषम परमाणु यौगिकों का प्रकार, प्रक्रियात्मक समूह का फॉर्मूला। यहाँ पर आपके पास क्लोरो और ब्रोमो दिखाई दे रहे। इसी प्रकार से आयोडो भी होता है, इसमें फ्लोरो भी होता है। ये किस यौगिक का प्रकार है? तो ये हेलो ग्रुप से हैं। क्लोरो, ब्रोमो, ये एल्केन ग्रुप है इनका, हेलो ग्रुप है इनका। तो ये देखिए क्या नाम है, ये हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थायी हैं। तो इन सब क्रियाकलापों को हम अपने नोटबुक में देखेंगे। ऑक्सीजन है जैसे, तो ऑक्सीजन के आपके पास एल्कोहल हो गए, एल्डिहाइड हो गए, कीटोन हो गए, ये सब भी आपको दिखाई दे रहे हैं चित्र में। कार्बोसोलिक हो गया। 4.2.4 समजातीय श्रेणी। इन चीज़ों को हम अपने जो है क्या नाम है नोटबुक में समझेंगे जितने, ठीक है। प्रक्रियात्मक समूह है। समजातीय श्रेणी देखिए क्या होता है। आपने देखा कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। ये श्रृंखलाएं शाखित भी हो सकती हैं। साथ ही कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणुओं को प्रयुक्त किसी भी प्रक्रियात्मक वस्तु पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अल्कोहल जैसे प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिकों के गुणधर्मों को तय करती है, चाहे कार्बन श्रृंखलाओं की लंबाई कुछ भी हो, जैसे CH3OH, C2H5OH। ये सभी आपको दिए गए रासायनिक गुणधर्म में अत्यधिक समानता है। अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन परमाणु में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित कर सकते हैं, उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो किस प्रकार की श्रेणी कहते हैं हम? उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो सजातीय श्रेणी। अब हम सारणी 4.2 में वर्णित समजातीय श्रेणी को देखेंगे। यदि हम उत्तरोत्तर यौगिक को सूत्र के रूप में देखें, जैसे CH4 तथा C2H6, इनमें से एक CH2 इकाई का अंतर है। ऐसे ही इसके अंदर भी यदि हम देखते हैं तो इसमें भी CH2 इकाई का अंतर है। अगले युग्म में प्रोपेन एवं ब्यूटेन में क्या अंतर है? क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमानों के अंतर ज्ञात कर सकते हैं? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 U होता है तथा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 U होता है। इसी प्रकार एल्कीनों की समजातीय श्रेणी को देखिए। श्रेणी की का पहला सदस्य एथीन होता है, जिसके बारे में हम पहले ही अनुभाग 4.2.1 में अध्ययन कर चुके हैं। एथेन का सूत्र क्या है? उत्तरोक्त सदस्यों के सूत्र क्या क्या हैं, इनमें क्या अंतर होता है, इस चीज़ को हम लोग अध्ययन करें। क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन एवं हाइड्रोजन की परमाणु संख्या के बीच कोई संबंध दिखाई देता है? एल्कीनों का सामान्य सूत्र CnH2n होता है के रूप में लिखा जा सकता है, जहां N 2 3 4। क्या आप इस प्रकार एल्कीनों तथा एल्काइनों का सामान्य सूत्र बना सकते हैं? जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुण क्रमबद्धता दिखाई देती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है। किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक धर्म भी इसी प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाते हैं, किंतु पूर्ण रूप से प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। क्रियाकलाप 4.2 सूत्र तथा आणविक द्रव्यमानों में अंतर की गणना कीजिए। ऐसे सब आपको दिखाया गया है। क्या इन तीनों के कोई इकाई समान है? एक परिवार तैयार करने के लिए इन एल्कोहलों को कार्बन परमाणु के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनको एक समजातीय श्रेणी के परिवार के रूप में कहा जा सकता है? 4.3 में दिए गए अन्य प्रक्रियात्मक समूह के लिए 4 कार्बन तक के यौगिक वाली समजातीय श्रेणी तैयार कीजिए। 4.2.5 कार्बन यौगिकों की नामपत्ति। किसी समजातीय श्रेणी में यौगिकों के नामों का आधार बेसिक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है जिनको प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्वलग्न, उपसर्ग या फिर अनुलग्न प्रत्यय के द्वारा संशोधित किया गया हो। जैसे कि क्रियाकलाप में दिए गए अल्कोहल के नाम मेथेन, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल तथा ब्यूटेनॉल है। निम्न विधि के द्वारा किसी भी कार्बन यौगिक का नामकरण किया जा सकता है। तो फर्स्ट नंबर पे यौगिकों में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करना तथा 3 कार्बन परमाणु वाले कार्बन यौगिक का नाम प्रोपेन होगा। प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्वलग्न अथवा अनुलग्न के साथ यौगिक के नाम से प्रदर्शित किया जाता है सारणी 4.4 के अनुसार। तो इसको भी हम लोग देखेंगे अपनी। यदि प्रक्रियात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाना है, यदि प्रक्रियात्मक समूह का अनुलग्न नाम स्वर A, E, I, O, U से प्रारंभ होता है तो कार्बन
श्रृंखला के नाम के अंत में ई हटाकर उसमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित कीजिए। जैसे कीटोन समूह की 3 कार्बन श्रृंखलाओं को निम्न विधि से नाम दिया जाएगा। प्रोपेन है तो ई हटा दीजिए, उसमें प्रोपेन +1। प्रोपेनोन इसका नाम पड़ेगा, प्रोपेनोन इसका नाम पड़ेगा। इसी प्रकार से चौथे नंबर पर देखते हैं असंतृप्त कार्बन परमाणु कार्बन श्रृंखला के नाम में दिए गए अंतिम यानी एन को 4.4 पॉइंट के अनुसार यानी ई या वाई यानी से प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे कि द्विआबंध वाली तीन कार्बन की श्रृंखलाओं में प्रोपीन कहलाएगी तथा त्रिआबंध वाली यह प्रोपाइन कहलाएगी। इसी प्रकार से एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कीन, ये सभी के बारे में आपको बताया गया। इसको हम लोग अपनी नोटबुक में देखेंगे, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, कार्बन ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है और ना किसी को इलेक्ट्रॉन देता है। तो कार्बन यदि किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, यदि कार्बन किसी से इलेक्ट्रॉन देता है तो वो क्या करता है, किसी को इलेक्ट्रॉन यदि देगा तो उस पर 4+ धनायन बन जाएगा, और यदि वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो ऋणायन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, धारण करता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को धारण करना उसके लिए कठिन हो जाएगा। क्यों कठिन हो जाएगा, उसको हम लोग अपनी अभी कॉपी में देख लेंगे। इसी प्रकार से कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि वो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो उसे अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि वो जो है क्या नाम है, किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसको धारण करने के लिए उसको जो है क्या नाम, उनको धारण कर पाना उसके लिए अत्यधिक कठिन होगा। तो इलेक्ट्रॉनों को धारण करना और उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को खोना, इलेक्ट्रॉन खोने पर उसे अधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए होगी। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए कार्बन अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों से परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। यदि कार्बन किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो मान लीजिए कार्बन ने यदि किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है तो कार्बन पर जो चार्ज आ जाएगा वो कार्बन पर आपके पास 4- का चार्ज आ जाएगा। तो आप कार्बन को यदि बनाकर देखें, मान लीजिए जैसे कार्बन को हमने बनाया तो पहले सेल के अंदर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और दूसरे सेल के अंदर इसके पास कक्षा के अंदर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। आपका ये क्या है, नाभिक है। ये क्या चीज़ है, आपका नाभिक है। ये नाभिक है। इस नाभिक पर आपके पास क्या होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इस स्थिति में अभी कार्बन के पास आपके पास कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। और ये जो है क्या नाम है, इस जगह पर जब किसी से लेगा तो इस जगह पर अभी भर भी जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन लेने पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, प्रोटॉन तो आपके पास कितने 6 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने पर ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जाहिर है कि आप खुद भी यहाँ पर देख पा रहे हो कि अगर किसी से लेता है तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक को 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से ये किसी को लेता नहीं है। इसके बाद सेकंड पॉइंट की यदि हम बात करते हैं फिर से इसकी, यदि वो किसी को दे देता है, किसी को अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। तो इसका भी यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाकर देखें तो इसका सेंटर है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और ये इसके पास फिर से जो है 1 2 3 4 इसकी चार्ज जो है आपके पास। तो इस स्थिति में भी क्या होगा, तो यहाँ पर भी आपके पास कितने हैं, प्रोटॉनों की संख्या अभी भी 6 है। प्रोटॉन कितने आपके पास, 6 है। और यदि वो जो है क्या नाम है, किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इस समय पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी वो आपके पास 2 हो जाएगी। तो इसको क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करने के लिए, उन इलेक्ट्रॉनों को धारण छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे छोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो इसके लिए कर पाना क्या होता है, मुश्किल होता है। इसीलिए ना तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन किसी से लेता है और ना इलेक्ट्रॉन किसी को ये देता है। तो इस प्रकार से यदि हम आगे बात करें तो हमारे पास जो है क्या नाम है, आबंध बनाने की बात है। हमारी किताब में जो दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है, आबंध दर्शाया गया है। तो हम देखिए क्या नाम है, इसके आबंधों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जो है क्या नाम है, एकल आबंध की बात करते हैं। हम किसकी बात करेंगे, एकल आबंध की बात करेंगे।
तो देखिए एकल आबंध जो है उन परमाणुओं के बीच लग सकता है जिनकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजकता एक होती है। तो मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के जो अपने पास होते हैं इलेक्ट्रॉन वो एक होते हैं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं अपने पास? एक होते हैं। तो ऐसे एक अन्य हाइड्रोजन होगा, उसके पास भी अपने एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर से हाइड्रोजन इसके संग जुड़ करके नोबल गैस का रूप प्राप्त होकर लेगा, अर्थात वो अपने पहले सेल को पूरा कर लेगा। और ये हाइड्रोजन इधर से भी जुड़ करके अपने पहले सेल को पूरा कर लेगा। तो ये दोनों के दोनों जो है क्या नाम है, हाइड्रोजन जुड़ेंगे और जुड़ करके अपने अपने उसको पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर H ये सिंगल बॉन्ड के संग एकल आबंध के संग जुड़ रहे हैं और इक्वल टू एक अणु H2 का निर्माण करेंगे। तो ये कौन सा बॉन्ड है? तो ये आपके पास जो है क्या नाम है, एकल बंध है। किस प्रकार का बंध है? तो एकल आबंध है, ये एकल आबंध है। ऐसा ही हम जो है क्या नाम है, क्लोरीन के संग भी कर सकते हैं। यदि हम देखें तो ऐसा हम किसके संग कर सकते हैं? क्लोरीन के संग कर सकते हैं। तो मान लीजिए क्लोरीन है आपके पास, क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है वो 17 होती है। और यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2 8 7 होगी। ये के सेल हो गया, एल और एम। तो देखिए इसको कितने की हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन की हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन की हो सकता है। तो देखिए इसको हम बनाते हैं इसी तरीके से। तो आपके पास क्लोरीन हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आ गया। इसी प्रकार से एक और क्लोरीन आया, तो उस क्लोरीन के पास भी अपने 8 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इस तरीके से क्लोरीन आपका जुड़ जाएगा और ये इस तरीके से जुड़ करके आपके पास क्लोरीन इस तरीके से आपका क्लोरीन जुड़ जाएगा और ये अपने सेल को पूरा कर लेंगे, क्योंकि दोनों में ही 8 होने चाहिए। सेकंड में 8 को पूरा कर लेंगे। ये क्लोरीन आपके पास हुआ Cl सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग इस प्रकार से एक साइन का इस्तेमाल करेंगे Cl, और ये Cl2 आपका एक अणु बन जाता है। तो इस प्रकार से क्लोरीन आपका जुड़ जाता है। आइए अब हम देखते हैं डबल बॉन्ड हम लोग कैसे बनाते हैं, द्वि आबंध कैसे बनाते हैं। तो द्वि आबंध उनके बीच में लग सकता है जिनकी जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 हो। तो जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या आपके पास 8 है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इसका लिखें, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कितना होगा? तो 2 और 6 होगा। पहले सेल में 2 होंगे और दूसरे सेल के अंदर 6 होंगे। तो इसको अपने सेल उसको पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। तो नोबल गैस बनने के लिए टोटल इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 2 चाहिए। तो जितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम आगे की तरफ रखते हैं रिप्रेजेंट करते समय। तो देखिए इसका किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन है और जो ये होता है इसी को हमें दर्शाना है। 1 2 हमने दर्शाया और इसको दर्शाया, लेकिन मैंने कहा था जितनी आवश्यकता है उतने हम फ्रंट पे लाएंगे, इसको हम फ्रंट पे लेकर आएंगे। 6 थे तो हमने 6 दर्शाए, 1 2 3 4, लेकिन जो चाहिए हमें उसको हम फ्रंट पे लेकर आते हैं। तो देखिए एक और इसी प्रकार से ऑक्सीजन आया, तो इस ऑक्सीजन के पहले जो चाहिए उसको दर्शा दीजिए। फिर कितने बच गए? 1 2 3 4, और कहीं पर भी आपकी दर्शा दीजिए, आपकी मर्जी हो। अब ये इस प्रकार से इससे ज्वाइंट हो जाएगा और ये इस प्रकार से इससे ज्वाइंट हो जाएगा और दोनों अपने सेल को पूरा कर लेंगे। तो देखिए ये ऑक्सीजन हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखें तो 1 और 2 लकीरों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो ये डबल बॉन्ड कहलाएगा। तो ये डबल बॉन्ड के संग ऑक्सीजन का एक अणु निर्मित हो जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे परमाणु जिनकी संयोजकता 2 होती है उसमें किस प्रकार का आबंध होता है? तो उसमें जो है द्वि आबंध होता है। कैसा आबंध होता है? तो उसमें जो है आपके पास द्वि आबंध होगा। ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, अर्थात त्रिआबंध की बात करते हैं। तो त्रिआबंध भी उन्हीं के संग लग सकता है जिसकी जो आपके पास संयोजकता है वो 3 हो। जैसे नाइट्रोजन है आपके पास, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वो 7 होती है और नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो जो है आपके पास 2 और 5 होता है। तो अर्थात इसको अपने बाह्यतम कोश को फुलफिल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार से जैसे हम लोग बनाते हैं, हम लोगों ने नाइट्रोजन को बनाया और जितने इलेक्ट्रॉन इसके चाहिए आप उसे सबसे पहले आगे लगा दीजिए। सबसे पहले क्या करिए? उसे आगे लगा दीजिए और 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसे आप कहीं पर भी दे दीजिए। इसी प्रकार से एक और नाइट्रोजन को लाइए, उसके 2
3 इलेक्ट्रॉन को आगे लाइए और 2 इलेक्ट्रॉन आप कहीं पर भी दे दीजिए। तो इस प्रकार से जो है क्या नाम है, नाइट्रोजन इधर से जुड़ जाएगा और इसी प्रकार से आपका नाइट्रोजन इधर से जुड़ जाएगा। और ये नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें 1 और 1 2 3 लकीरें हो सकती है, तो 1 2 और 3 अर्थात ये त्रिबॉन्ड को दर्शाता है। इस प्रकार से N2 एक अणु बन जाता है। तो ये किस प्रकार का आबंध है, ये आपका त्रिआबंध है। कैसा आबंध है, ये त्रिआबंध है, त्रिआबंध है। तो आगे हम लोग और देखते हैं। तो जो कार्बन होता है, कार्बन की जो है क्या नाम है, हमारे पास संयोजी यौगिकों के भौतिक गुण भी कुछ होते हैं, लेकिन हम लोग कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कार्बन होता है, तो कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति कैसी है, तो कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। तो देखिए कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति भी हमें याद करना है। तो पहले नंबर पर जो है क्या होता है, श्रृंखलन। कार्बन कैसा है, कार्बन की कैसी प्रकृति है, तो श्रृंखलन है। ये श्रृंखलन क्या होता है, तो कार्बन अपने ही कार्बन परमाणुओं से जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। तो ऐसे कार्बन है, तो ये कार्बन क्या करेगा, लंबी लंबी चेन का निर्माण करेगा, लंबी लंबी चेन का निर्माण करता है कार्बन। तो कार्बन क्या करता है, लंबी लंबी चेनों का निर्माण करने की क्षमता होती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं, तो कार्बन की दूसरी है चतुस्संयोजक। संयोजकता, अर्थात कार्बन की जो संयोजकता होती है कैसी है, वो 4 है। तो कार्बन क्या करेगा, अपनी चारों दिशाओं में हाथ फैला सकता है। तो ये कार्बन हो गया एक, इसके पास एक अपना इलेक्ट्रॉन है, तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, और इधर भी जा सकता है, और इधर भी जा सकता है। तो इसे हम चतुस्संयोजकता कहेंगे, क्योंकि कार्बन अपनी चारों दिशाओं में जुड़ सकता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इसको देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बन क्या होते हैं। देखिए संतृप्त की हम बात करते हैं, पहले नंबर पर हम किसकी बात करते हैं, संतृप्त की। तो देखिए संतृप्त कौन से होंगे, कार्बन, संतृप्त कार्बन यौगिक कौन से होंगे, संतृप्त कार्बनिक यौगिक आपके कौन से होते हैं, जिसके अंदर क्या नाम है, सिंगल बॉन्ड होता है। जो भी हमने ऊपर बनाया था, तो कौन सा बॉन्ड, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, अर्थात एकल आबंध होगा, एकल आबंध होगा, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसे ही हम लोग संतृप्त कहेंगे। और यदि हम दूसरे नंबर पर असंतृप्त कार्बन यौगिक की बात करते हैं, कार्बन यौगिक की हम बात करते हैं, तो असंतृप्त जो कार्बन यौगिक होगा उसमें डबल बॉन्ड और आपके पास कैसा बॉन्ड होगा, और आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को, अर्थात द्विआबंध और त्रिआबंध वाले को हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। हेलो बच्चों, जैसे हम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्रम संख्या लिखी हुई है, फिर उसके बाद मैंने पूर्व लग्न लिखा हुआ है। क्रम संख्या में जो कार्बन की संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 लेकर के हम इसको लिखेंगे। इसमें पूर्व लग्न जो रूट चैन इस्तेमाल होगी, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक इस्तेमाल होगी। और उसके बाद यदि हमें इसका जनरल फार्मूला डेवलप करना है, तो जो एल्केन का जनरल फार्मूला होगा सिंगल बॉन्ड का, एकल बंध का, तो वो CnH2n+2। इसी प्रकार से जो एल्कीन होगा जिसमें डबल बॉन्ड लगता है, तो इसका जनरल फार्मूला आपके पास CnH2n है। इसी प्रकार से जो आपके पास एल्काइन होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लगता है, त्रियाबंध लगता है, उसका जनरल फार्मूला 2NH2n-2 है। तो आइए हम लोग इसको करना सीखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कार्बन की संख्या कितनी, अभी 1 है, तो आप जहाँ पर भी n दिखाई दे रहा है, जहाँ पर भी n दिखाई दे रहा है वहाँ पर 1 रखना है। तो यहाँ पर C के संग 1 हो गया, तो C को हम C ही लिखेंगे, 1 का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे यहाँ पर n की जगह पर हम लोगों ने 1 रखा, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, C आ गया, और 2 की 1 के संग मल्टीप्लाई किया आपने, 2 हो गया, और 2 2 मिला करके 4 होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो नाम आया, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, मैथ, जिसकी रूट चेन है, मैथ हो गई। और उसके बाद जो है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड लग रहा है, तो इसी वजह से इसका नाम मेथेन पड़ जाएगा, मेथेन, मेथेन। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम इसकी बात करें,
तो हमारे पास जो है क्या नाम है, यहाँ पर 2 हैं कार्बन के, तो कार्बन के कितने हैं 2, तो C2 हो गए, और H तो यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 होते हैं, 4 और 2 6 होते हैं, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या डेवलप हो गया, C2H6। तो जिसके अंदर रूट चेन 2 होती है कार्बन की, तो उसको हम लोग एथ शब्द प्रयोग करते हैं, एथ एथ। तो यहाँ पर ये हो गया सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है, ये क्या हो गया, एथेन, इसका नाम क्या पड़ गया, एथेन। ऐसे हम लोग तीसरे वाले फॉर्मूले की यदि हम बात करते हैं, तो हमारे पास फिर से कार्बन के आगे कितने आ गए, कार्बन के हमारे पास 3 हो गए, तो C3 हो गया। और H की हम बात करें तो 3 दूनी 6 और 2 8 होते हैं, तो आप अब इसको आप लोग समझ चुके हो, और इसका नाम क्या पड़ जाएगा, प्रोपेन। क्या नाम पड़ जाएगा इसका, प्रोपेन। इसी प्रकार से हम लोग इन सभी को भी डेवलप कर सकते हैं, तो एक और मैं आपको डेवलप करके दिखा देता हूँ। तो देखिए क्या नाम है, ब्यूट को हमने लिया, तो ब्यूट के देखिए कितने होंगे, 4 होंगे, तो कार्बन के कितने होंगे 4, और इसके हम 4 दूनी कितने होते हैं 8, 8 2 कितने हो गए 10, तो इसका नाम क्या पड़ गया, ब्यूटेन। इसका नाम क्या पड़ गया, ब्यूटेन। और ये देखिए CH4 को मैं एक आपको डेवलप करके दिखा रहा हूँ, इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं सिंगल बॉन्ड में। तो पहले मैं इसकी बिंदु संरचना आपको बता रहा हूँ, फिर मैं इसकी जो है क्या नाम है आपको केवल संरचना बताऊंगा। तो देखिए CH4 को यदि हम उठाते हैं, इन सबके फॉर्मूले आप इसी तरीके से डेवलप कर सकते हो। तो CH4 है आपके पास, तो यहाँ पर कार्बन के हैं कितने, कार्बन 1 है, तो कार्बन जब 1 है तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके 4 होंगे, तो 1 2 3 4, ये चारों दिशाओं में जुड़ सकता है, जो मैंने आपको चतुष्संयोजन बताया था। इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी चाह रहे थे, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, इसका भी अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक हाइड्रोजन इधर आ गया तो इसका भी अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक हाइड्रोजन इधर आ गया तो इसका भी अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसी प्रकार से एक हाइड्रोजन इधर आ गया तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन के संग जुड़कर अपने नोबल गैस का रूप प्राप्त कर लेगा। इसी प्रकार से ये भी अपनी नोबल गैस का रूप प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पहले कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसी प्रकार से ये भी इसके संग जुड़ करके नोबल गैस का रूप प्राप्त कर लेगा। इसी प्रकार से ये भी इसके संग जुड़ करके नोबल गैस का रूप प्राप्त कर लेगा। और कार्बन इन सभी के संग जुड़ करके, कार्बन इन सभी के संग जुड़ करके अपनी नोबल गैस का रूप प्राप्त कर लेगा। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, ये इसकी बिंदु संरचना है। किस प्रकार की संरचना है ये, तो ये इसकी बिंदु संरचना है, बिंदु संरचना है। यदि हम ओनली संरचना की बात करें, तो हमने कार्बन को लिया और इस सिंगल बॉन्ड के संग ऐड हो रहा है, तो हमने चारों तरफ इसकी तरफ इस तरीके से जो है सिंगल बॉन्ड लगा करके हाइड्रोजन को जोड़ दिया। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी संरचना हो गई, ये हमारी संरचना हो गई। तो इसी प्रकार से हम और जितने भी दिखाई दे रहे हैं आप सभी का हम बना सकते हैं। आइए हम सेकेंड वाले अपने पॉइंट की बात करते हैं। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है एल्कीन। तो एल्कीन का जो होता है ये द्विया बंध के संग जुड़े होते हैं। तो CnH2n इसका फॉर्मूला है, तो पहले वाले कार्बन को हम लोग लेते हैं, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला डेवलप होता है, C हो गया और H हो गया, और उसके बाद यहाँ पर 1 आया, तो 2 एकम 2 होते हैं, तो CH2 हो गया। तो CH2 हो गया, तो देखिए हम लोग इसको बनाकर देखते हैं कि ये बन पाता है या नहीं बन पाता है। तो इसका नाम अब क्या पड़ गया, तो नाम सबसे पहले दें, तो सबसे पहले नाम में क्या देंगे, मेथ। तो मेथ आया, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड वाले को हम लोग ईन बुलाते हैं, तो इसका नाम हो गया मेथीन। इसका नाम क्या हो गया, मेथीन। ऐसे ही सेकेंड वाले की हम बात करें, तो हमारे पास 2 कार्बन वाले हैं, तो 2 कार्बन वाले के कितने हो गए, C2H4 हो गए। अब इसका नाम क्या हो गया, यहाँ पे रख देना आप, आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2 हो गए, 2 दूनी 4 हो गए, तो ये हो गया आपके पास एथीन हो गया, एथीन। ऐसी हम बात करें 3 कार्बन वाले की, तो C3 हो गया और H6 हो गया, तो इसका नाम पड़ गया प्रोपीन, प्रोपीन। तो इसमें से देखिए हम एक का बनाकर देखते हैं, सेकंड वाले का हम लोग ले लेते हैं, बनाकर देखते हैं डबल बॉन्ड के संग बनता है कि नहीं बनता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कार्बन कितने हैं, कार्बन हमारे पास 2 हैं, तो 1 और 1 2 कार्बन को हमने लिख लिया। हमने फिर इसके इलेक्ट्रॉनों को दर्शा दिया, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया और एक इधर। ऐसे इसके भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक इधर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया। और इसके अंदर कितने हैं, 4 है, तो इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पर इस जगह पर है हमारा वो नहीं आएगा। तो इस जगह पर जो है हम लोगों को इसके अंतर्गत जो है उसी जगह पर डबल बॉन्ड की हम बात करते हैं, तो हमें डबल बॉन्ड को यहीं पर बना करके दे देना है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसका मतलब आपको इधर की साइड में जोड़ना है, और दूसरा इसके फ्रंट पे दे देना है। दूसरा कहाँ पे दे देना आपको, दूसरा इसके
फ्रंट पे दे देना है। इसी प्रकार से इस वाले का भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है आपने, इलेक्ट्रॉन इसके फ्रंट पे आ गया, तो दोनों के 4 हो गए। अब एक के संग यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो एक हाइड्रोजन के अपने होंगे, एक हाइड्रोजन के इसके क्या होंगे, इसके भी अपने होंगे, इधर की साइड में भी एक हाइड्रोजन के अपने होंगे, इसी प्रकार से एक हाइड्रोजन के अपने होंगे। इनको आप ऐड कर दीजिए, ये आपके पास हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी हो जाती है, बाह्यतम कोष में पूरे हो जाते हैं इसके इलेक्ट्रॉन। और ये कार्बन कैसे जुड़ेगा, तो ये कार्बन आपका इस प्रकार से जुड़ जाएगा, इस प्रकार से जुड़ करके अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेगा। और इसी प्रकार से ये वाला भी आपके पास जुड़ करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बिंदु संरचना बोलेंगे। कैसी संरचना बोलेंगे, इसे हम लोग बिंदु संरचना बोलेंगे। इसे हम कैसी संरचना बोलेंगे, बिंदु संरचना, बिंदु संरचना। अब इसका हम लोग यदि जो है क्या नाम है, केवल संरचना बनाना चाहें तो ये कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड के संग जोड़ दीजिए और उसके बाद दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा दो, 2 हाइड्रोजन आप चाहे जहाँ पर भी लगा दीजिए, आपकी मर्जी है। तो इस प्रकार से इसकी ये संरचना है, तो ये भी पूरा हो जाता है आपके पास। आइए नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। इन सब के जनरल फॉर्मूले आप ऐसे डेवलप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम जो है क्या नाम है, नेक्स्ट वाले को अपने देखते हैं पॉइंट को। तो हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट है, तो नेक्स्ट पॉइंट को यदि हम देखें, हमारे पास जो तीसरा फॉर्मूला है वो है हमारे पास जो है क्या नाम है, एल्काइन का है। तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड से, तो CnH2n-2। तो यहाँ पर इसको भी हम डेवलप करते हैं, तो हमारे पास पहले नंबर पर इसका फॉर्मूला आ जाएगा, तो C जो है 1 हो जाएगा। C कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसके हम लोग फॉर्मूले को डेवलप कर लेंगे, सेकंड वाले को कर लेते हैं। तो मैं थर्ड वाले को डेवलप कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, बाकी आप डेवलप कर लेना। तो हमारे पास हो गया C3H और 3 दूनी 6, 6 में से 2 चले गए तो 4, C3H4 इसका आपके पास फॉर्मूला प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार से इन सभी के फॉर्मूले प्राप्त कर लेंगे। जैसे हम इसका प्राप्त करते हैं तो C4H6 हो गया, 4 दूनी और 2। इसी प्रकार से हम लोग इसका पेंट का प्राप्त करते हैं तो C5H8 हो गया। तो हम लोग इसको बनाकर देखते हैं। तो देखिए हम लोग पहले वाले बनाकर देखते हैं, तो हमारे पास सी हमारे पास 3 है, तो सी को हम लोग 3 दे दिए। और हमारे पास क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, तो आप एक जगह पर किसी जगह पर भी 3 इसके इलेक्ट्रॉनों को दे दीजिए। तो ये हो गया, इस वाले कार्बन के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन बचे, ओनली 1। और ये कार्बन अपने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि 3 यहाँ पर यूज हो गए कि यहाँ पर यूज हो गए। अब ये वाला जो कार्बन है 1 इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पर दे देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ दे देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पर दे देगा। इसी प्रकार से हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के पास सिंगल है, इसकी संग जुड़ गया। इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन आया, इसके पास भी अपने पास एक सिंगल है, इससे ज्वाइंट हो गया। एक हाइड्रोजन और आया, इस हाइड्रोजन से ज्वाइंट हो जाएगा। और इधर की साइड में अब हम इसके स्ट्रक्चर को बनाने की बात करें तो देखिए इस तरीके से मिला करके ये कार्बन अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेगा। और इसी प्रकार से इस वाले की यदि हम बात करते हैं तो ये भी अपने देखिए किस प्रकार से पूरा कर लेगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर से ऐसे सर्कल बनाएगा, ये इसने पूरा कर लिया। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी पूरा कर लेगा इधर की साइड में। अब इस हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, इसका सर्कल देखिए यहाँ पर से लेकर के हम लोगों ने ये बना दिया, इसका सर्कल इसका पूरा हो गया। तो ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला बन गया। और इसका देखिए ये बिंदु संरचना है आपके पास, ये कैसी संरचना है, तो ये आपके पास बिंदु संरचना है। और इसका मान लीजिए हम नॉर्मल तौर पर बनाना सीखे, तो देखिए नॉर्मल तौर पर ओनली संरचना कैसे बन जाएगी, 3 कार्बन है तो 1 2 3 कार्बन रखिए, और एक जो है ट्रिपल बॉन्ड दर्शा दीजिए, और एक जगह पर ये हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड के संग दर्शा दो, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। और इधर की साइड में 1 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और इधर 1 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से ये संरचना हो गई। तो इस प्रकार से आपका ये जो है बनाने वाला क्रम पूरा हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चे, हम लोग यदि कार्बन के अपर रूप की बात करते हैं तो कार्बन का अपर रूप, कार्बन का अपर रूप, तो कार्बन का अपर रूप कैसा होगा, तो कार्बन के अपर रूप में हम लोग 3 चीज़ों को देखते हैं। तो कार्बन के अपर रूप में क्या होंगे, 3 होंगे। पहले नंबर पर हम लोग ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, ग्रेफाइट। दूसरे नंबर पर हम लोग कार्बन के अपर रूप में किसकी बात कर लेते हैं, हीरे की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, हीरे की।
तीसरे नंबर पर हम लोग जो है क्या नाम है C60 की बात कर लेते हैं। C60 का जो है पूरा नाम है आपके पास, C60 का पूरा नाम आपके पास है बकमिस्टर फ्लेरीन और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे C60 के नाम से ध्यान रखते हैं। देखिए तो हमारे पास क्या हुआ, जो ग्रेफाइट है, जो ग्रेफाइट की हम बात करते हैं, तो जो ग्रेफाइट है ये कैसा होता है, ग्रेफाइट की जो संरचना होती है ये आपके पास जो है षटकोणीय होती है। ये कैसी होती है, ये षटकोणीय होती है, षटकोणीय होती है, षटकोणीय होती है। इसकी संरचना कैसी होगी आपके पास, इसके पास आपके पास जो संरचना होगी इसकी वो कैसे होगी, ये षटकोणीय होगी। कैसी होगी इसकी संरचना, इसकी संरचना षटकोणीय होगी, ठीक है। और यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये कैसा होता है, ये जो है मुलायम होता है। कैसा होता है ये मुलायम होता है। और ये कैसा होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। ये क्या चीज़ है, ये चिकना पदार्थ है। कैसा है ये चिकना है, ठीक है। तो यदि हम लोग हीरे की बात कर लें तो जो हमारे पास हीरा होता है, तो जो हीरे की जो है क्या नाम है, जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है, तो जो हीरे की संरचना होती है वो त्रिविमीय होती है। वो कैसे होती है आपके पास, हीरे की जो संरचना होती है त्रिआयामी होती है, ठीक है। किस प्रकार की संरचना होती है वो त्रिआयामी संरचना होती है, त्रिआयामी संरचना होती है आपके पास। तो त्रिआयामी उसकी संरचना हमारे पास प्राप्त होती है, ठीक है। त्रिआयामी हमारे पास उसकी संरचना प्राप्त होती है इस प्रकार से। और जो हीरा होता है ये क्या होता है, हम अगर डिफरेंस पे आता है तो हम लिख सकते हैं हीरा जो है कठोर होता है। कैसा होता है हीरा, कठोर होता है। हीरे की हम यदि बात करते हैं तो हीरा जो है क्या होगा, विद्युत का कुचालक होगा। ये जो है यहाँ पर चिकना होता है, कैसा होता है, चमकदार होता है, चमकदार होता है। तो यहाँ तक हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। देखिए बच्चे, यदि हम कार्बन के जुड़ने की बात करते हैं तो कार्बन जो है किस प्रकार से जुड़ सकता है, तो कार्बन आपका जो है क्या नाम है, पहले नंबर पर वो सीधी श्रृंखला में जुड़ सकता है। कार्बन कैसे जुड़ सकता है, सीधी श्रृंखला में, सीधी श्रृंखला, जिसे हम क्या कहेंगे, सीधी श्रृंखला, सीधी श्रृंखला। तो देखिए सीधी श्रृंखला कैसे, ये कार्बन एक आया, ये कार्बन इस तरीके से लंबे चैन में जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। कितने भी लंबाई पे आप कर दीजिए। सेकंड नंबर पे क्या चीज़ है हमारे पास, सेकंड नंबर पे हमारे पास है शाखित श्रृंखला, शाखित श्रृंखला, शाखित श्रृंखला। देखिए शाखित श्रृंखला में क्या होगा आपके पास, इसके अंदर चैन निकल जाएगी। जैसे कार्बन चल रहा है तो कार्बन चल रहा है, इसी प्रकार से कार्बन चलता हुआ जा रहा है। इसके अंदर नीचे फिर ऐसे करके ब्रांचेस निकलती चली जाएंगी, ब्रांचेस, शाखाएं निकलती चली जाएंगी, ठीक है। इसी प्रकार से एक और भी इसको देख लेते हैं हम लोग। ये कार्बन है, कार्बन चारों तरफ ऐसे ऐसे शाखित जुड़ सकता है। चलिए हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो ऐसे जुड़ सकता है, ऐसे जुड़ सकता है, ऐसे जुड़ सकता है, ठीक है। ऐसे ये शाखाओं में जुड़ता हुआ चला जाएगा। थर्ड की हम यदि बात करते हैं तो थर्ड हमारे पास है वलय श्रृंखला। तो वलय रूप में भी, वलय श्रृंखला में भी आपका जुड़ सकता है। तो वलय में देखिए कैसे जुड़ सकता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी किस स्ट्रक्चर दिखाया था, तो ऐसे करके जुड़ेगा, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से। यहाँ पर आप कार्बन चाहो तो लगा सकते हो। लीजिए मैंने कार्बन लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर कार्बन लगा दिया, आप इसको ऐसे जोड़ दीजिए। इस प्रकार से ये वलय रूप में भी जुड़ सकता है आपके पास। हम लोग साइक्लोहेक्सेन को बनाना सीखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास C6H12। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसको वलय के रूप में फैला लेना है। तो वलय का फॉर्मूला भी आपको बताया था, वलय कैसे बनता है। एक कार्बन आपने यहाँ पे रखना है और दो कार्बन को आपने इस तरीके से रख देना है। फिर इन्हीं के नीचे दो कार्बन आप ऐसे लिख लीजिए
और एक कार्बन आप इसके सामने दे दीजिए। इनको अब ये सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। तो सिंगल बॉन्ड से हमने इनको क्या करा, जोड़ दिया। और सभी के संग, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो आप एक एक हाइड्रोजन इनके संग दो दो हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए। तो दो दो हाइड्रोजन इनके संग आप जोड़ दीजिए। इसी प्रकार से इसको जोड़ दीजिए, इसी प्रकार से एक और हाइड्रोजन। तो ये आपके पास क्या होगा, बेंजीन का जो फॉर्मूला है वो आपके पास स्ट्रक्चर के रूप में तैयार हो जाता है। आगे हम लोग नहीं, साइक्लोहेक्सेन का, आगे हम लोग बेंजीन का देखते हैं। तो देखिए बेंजीन का हम लोग जनरल फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए बेंजीन तो बेंजीन की संरचना को हम लोग देखते हैं। तो बेंजीन का हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। तो क्योंकि इसमें ईन आ रहा है तो इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड बनना है। तो डबल बॉन्ड बनना है तो देखिए कार्बन को हम फैला देते हैं। तो कार्बन हमारे पास यहाँ पर कितने हो गए, फिर से वैसे ही वलय संरचना बनेगी। तो जैसे मैंने बताया था कि एक कार्बन आप ऐसे रखिए, फिर दो कार्बन को इधर बीच में लेकर आइए, फिर दो कार्बन ऐसे बीच में लिख दीजिए, फिर एक कार्बन को इधर लाइए। इसको जनरल फॉर्मूले को, इसको स्ट्रक्चर को बनाना बहुत आसान है। आप एक जगह पर सिंगल बॉन्ड लगाइए और दूसरी जगह पर डबल बॉन्ड, एक जगह पर सिंगल बॉन्ड लगाइए और दूसरी जगह पर डबल बॉन्ड, एक जगह पर सिंगल बॉन्ड और दूसरी जगह पर डबल बॉन्ड। और सभी के संग आप लोग एक एक कार्बन, क्योंकि 6 कार्बन है तो एक एक कार्बन जोड़ दीजिए। आपका ये इस प्रकार से आपका इसका स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है। इसका भी आसानी था आपके लिए बनाना। देखिए हम लोग समावयन के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान हो परंतु संरचनाएं भिन्न भिन्न हो, संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं। तो जैसे आपकी बुक के अंदर भी दिखाया गया है, तो हम लोग C4H10 ब्यूटेन की बात करते हैं। तो ब्यूटेन को हम लोग देखिए अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। तो देखिए पहली बार हम लोग ब्यूटेन को कैसे बना सकते हैं, एक सीधी श्रृंखला के रूप में। तो 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए और 4 हो गए। तो 1 2 3 इनको जोड़ दिया हमने, सभी के संग हमने हाइड्रोजन लगा दिए। बीच में केवल 2 लगते हैं, क्योंकि बीच में 2 या 1 लग सकते हैं, क्योंकि 4 इसके इलेक्ट्रॉन हमको पूरे करने होते हैं। तो ये लीजिए, इसकी एक ये संरचना बन गई इस प्रकार की। पहले इसकी संरचना बन गई। एक और संरचना हम लोग, जितनी संरचना हम लोग बना पाते हैं, देखते हैं क्या पॉसिबल है। देखिए हम लोगों ने फिर से एक कार्बन दिया, इसको जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड से, फिर हम लोगों ने एक कार्बन दिया, इसको हम लोगों ने ऐसे जोड़ दिया, फिर हम लोगों ने एक इसको कार्बन दिया, तो 4 कार्बन यूज हो गए। सभी के संग अब हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक ये 3 हाइड्रोजन। ऐसे इसके संग 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक ये 3 हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एक आपके पास इसके संग भी लग जाएगी हाइड्रोजन, क्योंकि जाहिर है कि इसके 1 2 3, एक इसका इलेक्ट्रॉन और यूज नहीं हुआ है, तो 4 हमारे पास। तो 3 और 2, 3 3 6 और एक 7 8 9 और एक 10। तो इस प्रकार से हमारे पास इनके जो आणविक सूत्र है वो तो समान है, लेकिन इनकी संरचनाएं डिफरेंस है। तो इस वजह से हम लोग इसको संरचनात्मक समावयन कहेंगे।